कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। अपने मन के हिसाब से कुछ करना बहुत कठिन काम है। अपने को समझाने में कई बार पूरा जीवन खप जाता है। कुछ लोग मन पर विजय पा लेते हैं और कुछ उसके अनुसार काम करने का साहस करते हैं। आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध साहित्यकार केट चॉपिन की अंग्रेजी कहानी ए रेस्पेक्टेबल वुमन की हिंदी प्रस्तुति खानदानी औरत। श्रीमती बरोड़ा ने जैसे ही ये सुना कि उनके पति के कोई मेहमान आ रहे हैं, वो झुंझला गई। उनके पति गेस्टन ने बताया कि उनका एक पुराना मित्र गुवेरनाई आ रहा है। वो 2-1 हफ्ते उनके साथ उनके फार्म पर ही बिताएगा। अभी जाड़ों के मौसम में ही उन्होंने कई लोगों की मेहमान नवाजी की थी। इसी तरह के दूसरे कामों में उनका काफी समय निकल गया था। श्रीमती बरोड़ा अब कुछ दिनों के लिए पूरा आराम करना चाह रही थीं। वो सोच रही थीं कि अपने पति के साथ वो कुछ समय चैन के साथ रहेंगे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि गुवेरनाई उनके फार्म में रहने के लिए आ रहा है। गुवेरनाई के बारे में उन्होंने काफी कुछ सुना हुआ था, लेकिन उससे कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो उनके पति का कॉलेज के जमाने का दोस्त था। आजकल एक पत्रकार के रूप में वो काम कर रहा है। उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो बिल्कुल भी मिलनसार नहीं था और शायद इसीलिए श्रीमती बरोड़ा की उससे अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन उनके दिमाग ने अनचाहे ही गुवेरनाई की एक छवि बना ली थी। इस छवि के हिसाब से वो एक पतला दुबला, लंबा और रूखा सा आदमी था। उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और वो हमेशा अपनी जेब में हाथ डाले रहता था। लेकिन जब वो आया तो पता चला कि वो दुबला तो था, पर ना तो ज्यादा लंबा था, ना ही चश्मा पहनता था और ना ही जेब में हाथ डाले रहता था। श्रीमती बरोड़ा को पहली नजर में वो अच्छा ही लगा। जब उन्होंने खुद से पूछा कि ये आदमी उन्हें क्यों अच्छा लगा, तो वो अपने आप को इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उनके पति गेस्टन अक्सर अपने दोस्त की प्रशंसा करते थे और कहते थे बहुत गुणी आदमी है, लेकिन मिसेस बरोड़ा को किसी भी गुण की झलक इस आदमी में नहीं दिखाई दी। इसके विपरीत वो चुपचाप रहने वाला आदमी था और ज्यादातर समय उनकी बातें ही सुनता था। मिसेस बरोड़ा उसके सामने खूब बतियाती थीं और कोशिश करती थीं कि वो भी उनके साथ घुल मिल जाए और गपशप करे। वो चाहती थी कि उनकी मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी न रह जाए और उनके पति को ये न लगे कि मेहमान अकेला महसूस कर रहा है। उनका ये मेहमान अनौपचारिक नहीं हो पा रहा था और महिला होने के नाते उनके साथ ज्यादा ही शिष्टाचार के साथ पेश आ रहा था। वो किसी भी तरह से श्रीमती बरोड़ा को प्रभावित करने या खुद के प्रति आदर भाव जगाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। जब फार्म में उसने अपने को थोड़ा ढाल लिया, तब वो विशाल पोर्टिको के पास बने बड़े बड़े खंभों की छाया में बैठकर सिगार पीते हुए ध्यान से गेस्टन की बात सुनता रहता। गेस्टन अपने मेहमान को गन्ने के अपने खेतों और कृषि के अपने अनुभवों के बारे में बताते। खेतों से आती हुई साफ सुथरी हवा के वो मजे लेता। इत्मीनान की सांस लेते हुए एक दिन उसने कहा, सही मायने में यही तो जिंदगी है। फार्म के बड़े बड़े कुत्तों के साथ दोस्ती करने में उसे बहुत आनंद आया। कुत्ते प्यार से उसके पास आते और अपने शरीर को उसके पैरों पर रगड़ते। उसे मछली मारने में कोई रुचि नहीं थी। गेस्टन ने उससे एक बार पंछियों के शिकार पर चलने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुवेरनाई की शख्सियत ने श्रीमती बरोड़ा को परेशानी में डाल दिया था, लेकिन वो उन्हें अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बीत गए, पर वो उसे उतना ही समझ पा रही थी जितना पहले दिन समझ पाई थी। फिर वो धीरे धीरे अपने मेहमान के प्रति उदासीन सी हो गई। ज्यादातर समय उन्होंने अपने मेहमान और अपने पति को अकेला ही छोड़ दिया और अपने में व्यस्त हो गई। कुछ समय ऐसा ही चला, लेकिन जब उन्हें लगा कि गुवेरनाई इस तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहा, तो उन्होंने फिर से खुद ही उसके साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। वो उसके साथ फार्म के पास बनी हुई मिल तक या नदी के किनारे टहलने चली जाती। उन्हें लगता कि गुवेरनाई ने अपने व्यक्तित्व के चारों तरफ एक दीवार सी खड़ी कर रखी है। वो इस दीवार को भेद कर उसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अपने पति से उन्होंने पूछा, आपके दोस्त कब जा रहे हैं? भाई, मुझसे पूछो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आदमी ने मुझे बहुत थका दिया है। उनके पति ने कहा, अभी 1 हफ्ते तक तो वो कहीं नहीं जाता, पर मेरी ये समझ नहीं आता कि तुम परेशान क्यों हो। तुम्हें तो वो कुछ भी परेशान नहीं करता। श्रीमती बरोड़ा बोली, यही तो बात है। अगर वो परेशान करता तो मुझे अच्छा लगता। अगर वो दूसरों की तरह रहता
तो कोई बात ही नहीं थी। मैं भी कोशिश करती कि उसके आराम के लिए, उसके मनोरंजन के लिए कुछ करूं। वो दोनों इस समय श्रीमती बरोड़ा के ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहे थे। गेस्टन ने अपनी पत्नी का खूबसूरत चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया, प्यार से हंसते हुए उसकी परेशान आंखों को देखा और कहा, डार्लिंग, तुम तो सच में मुझे आश्चर्यचकित कर देती हो। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि किस परिस्थिति में तुम किस तरह की प्रतिक्रिया करोगे। अपनी पत्नी को चूमकर वो शीशे में खुद को देखते हुए अपनी टाई बांधने में व्यस्त हो गए। कुछ देर में गेस्टन ने कहा, अब तुम देखो, बेचारे गोवर्नाई को लेकर तुम ज्यादा ही गंभीर हो गई हो। तुमने बिना बात का हंगामा खड़ा किया हुआ है। उस बेचारे ने ना तो ऐसा चाहा होगा और ना ही सोचा होगा। उखड़े स्वर में श्रीमती बरोड़ा ने कहा, हंगामा? क्या कह रहे हो? तुम इस तरह की बात भी कैसे कर सकते हो? फिर तुम्ही ने तो कहा था कि वो बहुत ही होशियार आदमी है। गेस्टन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हाँ भाई, वो बहुत होशियार है, लेकिन क्या करें, बेचारा काम के बोझ का मारा हुआ है। मैंने इसीलिए तो उससे कहा कि कुछ दिन आराम करने के लिए यहाँ आ जाए। श्रीमती बरोड़ा शिकायती लहजे में बोली, तुम ही तो कहते थे कि यह आदमी विचारों की खान है। मैं सोच रही थी कि इस आदमी में कुछ तो रोचक होगा। मेरे बस का अब नहीं है, मैं तंग आ गई हूँ। मैं कल सुबह शहर जा रही हूँ, मुझे गर्मियों के लिए अपने गाउन फिट करवाने हैं। जब मिस्टर गुवेरनाई चले जाएंगे तब मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। मैं अपनी आंटी ऑक्टेवी के यहाँ रुकूंगी। उस रात श्रीमती बरोड़ा घर से निकली और बड़े ओक के पेड़ के नीचे रखी हुई बेंच पर अकेले ही बैठ गईं। उन्हें पहले कभी भी अपने विचारों और इरादों को लेकर इतनी दुविधा नहीं हुई थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस सुबह सुबह अपने घर से चले जाने की एक जरूरत के अलावा उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी श्रीमती बरोड़ा को सड़क पर पड़ी बजरी के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अंधेरे में उन्हें और तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन सिगार का जलता हुआ अगला लाल हिस्सा समझ में आया। क्योंकि उनके पति तंबाकू का सेवन नहीं करते, इसलिए वो पहचान गई कि यह गुवेरनाई ही है। वो चाह रही थी कि वो गुवेरनाई को दिखलाई न पड़े, लेकिन उनके सफेद गाउन ने उनकी उपस्थिति के बारे में इत्तला दे दी। गुवेरनाई ने अपना सिगार फेंक दिया और वो श्रीमती बरोड़ा के पास ही बेंच पर बैठ गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि उसके इस प्रकार आ जाने पर श्रीमती बरोड़ा को आपत्ति हो सकती है। आपके पति ने मुझे आपको देने के लिए ये दिया है। इतना कहकर गुवेरनाई ने महीन कपड़े का बना एक स्कार्फ श्रीमती बरोड़ा को दिया। इस स्कार्फ से वो कभी कभी अपना सिर और कंधे ढक लिया करती थीं। उन्होंने हल्की सी आवाज में धन्यवाद कहा और स्कार्फ को अपनी गोद में रख लिया। गुवेरनाई ने सामान्य बातचीत शुरू की। वो इस मौसम में रात की हवाओं के हानिकारक प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहा था। फिर वो अंधेरे की तरफ देखता हुआ कहीं खो गया और कविता की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। दक्षिण से बहकर आ रही हवा वाली रात, बड़े चमकदार सितारों वाली रात, अभी तक उबासी ले रही काली रात। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को ही कविता सुना रहा हो। श्रीमती बरोड़ा भी समझ नहीं थी कि कविता उनको संबोधित करते हुए नहीं कही जा रही। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप बैठी रही। गुवेरनाई अपने बारे में बहुत बात नहीं करता था, लेकिन उसे किसी भी तरह से ऐसा आदमी नहीं कहा जा सकता था जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो। उसके गंभीर और चुप रहने का कारण यह नहीं था कि वो जानबूझकर ऐसा करता था। असल में उसका ऐसा होने के पीछे उसकी भावनाएं और मनोदशा ही थीं। श्रीमती बरोड़ा के पास बैठे हुए गुवेरनाई का मौन इस समय धीरे धीरे टूट रहा था। वो खुलकर दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। उसकी धीमी और रुक रुक कर आती आवाज सुनने में बुरी नहीं लग रही थी। वो उन पुराने दिनों को याद कर रहा था जब वो और गेस्टन दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दिनों उनके मन में अनजान महत्वाकांक्षाएं और उन्हें पाने के लिए मजबूत इरादे थे। लेकिन अब उसके पास यही इच्छा बची है कि उसे जीने दिया जाए। हाँ, कभी कभी उसे अर्थपूर्ण जीवन का एहसास भी होना चाहिए, जैसा इस समय हो रहा है। श्रीमती बरोड़ा गुवेरनाई की बातें साफ साफ समझ नहीं पा रही थीं। इन क्षणों में उनका भौतिक अस्तित्व ही उन पर हावी था। उनका ध्यान गुवेरनाई के शब्दों पर नहीं था, वो केवल उसकी आवाज के रस में डूबी हुई सी थी। वो अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाकर अपनी संवेदनशील उंगलियों की पोरों से उसके चेहरे या होठों को छूना चाह रही थी। वो गुवेरनाई के पास जाकर उसके गालों के पास कुछ बुदबुदाना चाहती थी। क्या? ये उन्हें भी नहीं पता था। वो ऐसा कर भी देती, लेकिन उन्होंने कुछ सोचकर ऐसा नहीं किया। वो एक खानदानी औरत जो हैं,
उनका मन गुवेरनाई के जितना पास जाने को मचल रहा था वो उससे उतनी दूरी बढ़ाती जा रही थी। जब उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुवेरनाई उनकी इस बेरुखी को समझ जाए, वो उठी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। इससे पहले कि वो घर पहुंचती, गुवेरनाई ने नया सिगार सुलगा लिया और चुपचाप अंधेरे में बैठा रहा। उस रात श्रीमती बरोड़ा अपने पति को, जिसे वो अपना दोस्त भी मानती थीं, अपनी कमजोरी के बारे में बता देना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। एक खानदानी औरत होने के साथ साथ वो एक समझदार महिला भी थीं और जानती थीं कि जीवन में कई युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले ही लड़ना पड़ता है। अगली सुबह जब गेस्टन सोकर उठे, उनकी पत्नी शहर जा चुकी थी। श्रीमती बरोड़ा ने शहर जाने के लिए सुबह सुबह की ट्रेन ले ली थी। वो तब तक वापस नहीं लौटी जब तक गुवेरनाई उनके घर में रहा। बाद में किसी दिन श्रीमती बरोड़ा के पति ने बातों ही बातों में कहा कि क्यों ना गुवेरनाई को फिर से गर्मियों में बुला लिया जाए, लेकिन अपनी पत्नी के जोरदार विरोध के आगे गेस्टन की एक न चली। लेकिन साल खत्म होते होते श्रीमती बरोड़ा ने खुद कहा कि गुवेरनाई को फार्म पर आने का निमंत्रण दिया जाए। उनके पति को इस पर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी की ओर से आया है। वो बोले, डार्लिंग, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे दोस्त के प्रति अपनी नापसंदगी पर विजय पा ली है। वो सच में अच्छा आदमी है। अपने पति को चूमती हुई श्रीमती बरोड़ा बोली, मैंने हर चीज पर विजय पा ली है। तुम देखना, इस बार मैं उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। खानदानी औरत। अभी आपने अंग्रेजी भाषा की लेखिका केट चॉपिन की अंग्रेजी कहानी रेस्पेक्टेबल वुमन की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।